नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को और मजबूत कर रहे होंगे दोस्तों। और आज का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों। आज का टेस्ट बहुत खास होने वाला है और आज हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, तो यकीन करता हूँ दोस्तों आपके टेस्ट पसंद आने वाला है। ठीक है, तो आपको पता है कि रोज़ाना हम लोग 8 बजे टेस्ट करते हैं, तो आज के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट है दोस्तों। यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित किस यहाँ पर कहा गया, पहला जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है। न्यूटन मीटर जो है किसकी इकाई नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है। तो ध्यान से देखिए, जो बल का मात्रक क्या होता है, ये न्यूटन मीटर नहीं होगा दोस्तों, ये गलत हो गया। ठीक है, ये न्यूटन रहेगा। या न्यूटन में से किसकी इकाई जो है न्यूटन मीटर नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन कहा गया है। तो देखिए, बल का जो मात्रक होता है तो न्यूटन होता है। ठीक है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा का मात्रक, ये सब ऊर्जा है, इसका मात्रक क्या है, जूल। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये होना चाहिए कि किसका मात्रक जो है न्यूटन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, गलत हो जाएगा। यानी कि किसका मात्रक न्यूटन है, तो ये जो बल का मात्रक क्या है वो क्या है, न्यूटन है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। बाकी अन्य चीज़ों का मात्रक हम देख लेते हैं। जैसे बात करें विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। क्या है, एम्पियर। और फिर अगर बात कर लें हम, विद्युत धारा का मात्रक हो गया। फिर जो आवेश का मात्रक क्या हो गया, तो आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, फिर अगर बात कर ले हम इसका विभवांतर का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होता है, तो आयतन के जो मात्रक होते हैं वो एक होता है बैरल होता है। एक आयतन का मात्रक क्या होता है, बैरल होता है। और एक आपका होता है गैलन। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपसे पूछेगा कि बैरल किसका मात्रक है, तो आयतन का। गैलन किसका मात्रक है, तो ये आपका आयतन का ही है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक होता है। ठीक है, सीमेंस, अच्छा क्वेश्चन है। सीमेंस किसका मात्रक होता है, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है, सीमेंस। याद रखिएगा, विद्युत चालकता का मात्रक क्या है, सीमेंस है। और विद्युत जो प्रतिरोधकता का मात्रक है वो क्या है, मोहो। क्या है, मोहो। ये विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है मोहो। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है। इसको याद रखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो ये कुछ बात करें विद्युत जो क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। जो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है, मतलब क्या होता है, बढ़ जाती है, घट जाती है, भार बढ़ जाएगा, ऊर्जा कम हो जाएगा। देखिए क्या होता है, देखिए सबसे पहली बात समझिए, जब अणु के जो अणु होते हैं, वस्तु जो अणु होते हैं, ठीक है, जब इनको हम क्या करते हैं, इन जो अणु होते हैं, मान लीजिए ठोस के अणु हैं, गैस के अणु हैं और फिर द्रव के अणु हैं। जैसे आपको पता है द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं। जैसे अगर ठोस, मान लीजिए हम यहाँ पर आपको सिंपल सा हम दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर ये ठोस है, ठीक है, ठोस है, तो इनके जो अणु हैं क्या होते हैं, पास पास होते हैं। क्या होते हैं, पास पास। ये क्या होता है, ठोस। गैस की बात, द्रव की बात करें, तो द्रव की बात करते हैं, इनके अणु क्या हैं, दूर दूर हैं, ठोस की अपेक्षा क्या है, दूर दूर हैं। लेकिन अगर गैस की बात करें आप, तो गैस के जो अणु होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं गैस के अणु। तो देखिए ध्यान से, जब इसको आप टेम्परेचर देते हैं तो इनकी जो अणु हैं ये ऊर्जा पा करके क्या करते हैं, अपने स्थान पर कंपन करने लगते हैं। क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, और जब ये अपने स्थान पर कंपन करते हैं तो इनकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ कोई भी हुआ, चाहे द्रव हुआ, चाहे गैस हुआ, चाहे ठोस हुआ, अगर ये ऊर्जा पाते हैं तो क्या करेंगे, इनकी जो चाल होंगी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। जो कंपन करने की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जो गैस के अणु हैं, चूंकि इनके बीच में आकर्षण बल होता है, ठोस के अणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसको बोलते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठीक है, इस आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, ठोस के जो अणु होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं।
यह बल द्रवों में क्या होता है, कम होता है ठोस की अपेक्षा, जबकि गैस में बहुत कम होता है। यानी इनके जो अण होते हैं एकदम स्वतंत्र होते हैं इधर उधर जाने के लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। जैसे चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या सवाल क्या होता है, वस्तु की गर्म करने पर उसके अणुओं की जो चाल होगी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। देखिए जल जब ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखना होगा। अगर जल ऊपर से गिर रहा है ऊंचाई से तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, देखिए जब जल ऊपर से गिरता है तो उनके अणुओं के बीच में क्या होते हैं, घर्षण होते हैं, जिसका इनका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर जल की बात करें तो जल बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो याद रखिएगा बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। और रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो रुके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। जल के जो आपको पता है जल किस क्या होता है, H2 होता है, ये जल कहलाता है। जल की बात करें तो एक होता है D2 को हम लोग बोलते हैं भारी जल बोलते हैं, ठीक है। और जल एक क्या है, रंगहीन और स्वादहीन द्रव है। जल का कोई रंग नहीं होता है और जल का कोई स्वाद भी नहीं होता है, ठीक है। सबसे शुद्ध जल जो होता है उसको बोलते हैं आसूत जल। सबसे शुद्ध जल को क्या बोलेंगे आप, आसूत जल। और यह जो जल होता है किसका, सबसे शुद्ध जल को हम बोलते हैं वर्षा का जल। जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है, सबसे शुद्ध होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखने होंगे, ठीक है। समुद्र का जो जल होता है, ठीक है, उनका जो आपका घनत्व होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी समुद्र के जल की जो घनत्व है सबसे अधिक होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं भी बन सकते हैं, ठीक है, कभी भी। यहाँ देखिए चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा, तो याद रखिएगा चावल को पकाने के लिए कोई भी है, चाहे चावल की हम बात नहीं करें, किसी और चीज़ की बात करें, तो जो भी पकाने वाली चीज़ होती है जरूरी क्या है कि उनको अधिक ऊष्मा मिले, ठीक है, ऊष्मा क्या हो, अधिक मिले। तो यह ऊष्मा डिपेंड किस पे करता है, देखिए अगर बात करें चूंकि हम चावल किस में पकाते हैं, जल में पकाते हैं, तो जल का क्वथनांक अगर, ठीक है, क्वथनांक अगर अधिक है तो पकाने में क्या होगा, कम समय लगेगा। अगर क्वथनांक कम है तो पकाने में क्या हो जाएगा, अधिक समय लग जाएगा। अब कहेंगे क्वथनांक क्या है, तो देखिए क्वथनांक वह ताप है जिसपे जो जल होता है वह वाष्प में बदलने लगता है। यानी वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई जल क्या द्रव क्या होता है वाष्प में बदलने लगता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। तो जो जल का क्वथनांक होता है 100 सेंटीग्रेड होता है। यानी अगर जल के तापमान को 100 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए तो उसके बाद इसका टेम्परेचर 100 से 101 नहीं होगा, समझिएगा। जैसे अगर आप मोबाइल की बैटरी को 100% चार्ज कर दें, इसके बावजूद भी आप चार्ज लगाएं, तो क्या उसका पर चार्ज 101% हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सेम वही कंडीशन है। अब देखिए जो आप चार्ज उसमें जा रहा है वो चार्ज कहीं ना कहीं बेकार जा रहा है, ठीक है। सेम इस तरह से समझिएगा, जैसे अगर किसी वस्तु को आप गर्म करना है, ठीक है, तो गर्म करते करते एक समय ऐसा आएगा कि वह वस्तु इतना गर्म हो जाएगा कि अब उसका टेम्परेचर क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। जैसे समझिएगा इसका टेम्परेचर अब बढ़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए आप, हमने कहा कि 50 सेंटीग्रेड इसको गर्म कर दिए, तो अब क्या होगा कि 50 सेंटीग्रेड के बाद आप इसको अगर उष्मा देते हैं, इसको ताप देते हैं, तब भी क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। और जो आप दे रहे हैं जबरदस्ती, जो ताप ताप दे रहे हैं, यह ताप कहीं ना कहीं वातावरण में चला जाएगा संवहन और विकिरण के माध्यम से, ठीक है। जिस तरह से आप समझिए एक बाल्टी है, एक बाल्टी को अगर आप पानी से भर रहे हैं, तो पानी अगर बाल्टी पूरा भर गया है तो आप पानी इसमें, उसके बावजूद भी आप पानी इसमें डालते रहें, तो है पानी कहीं ना कहीं इस बाल्टी को अब नहीं भरेगा, बस जितना भर गया उतना रहेगा, और ये जो पानी है इसके बाहर गिर जाएगा। तो वही बात समझिएगा, जो जल का क्वथनांक है, मतलब अगर जल जो है, ठीक है, 100 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, उबलने लगता है। और उबलने के बाद अब इसका तापमान 100 से 1 नहीं होता है, और वह क्या करता है कि जो भी अब एक्स्ट्रा आप तापमान देंगे, जो भी आप गर्म करेंगे उसको, तो वह वाष्प इसको बनाने लगता है। तो आप समझिएगा अगर इसी जल का क्वथनांक घट जाए, जल का क्वथनांक 100 से कितना हो जाए, मान लीजिए 25 हो जाए, तो अब क्या होगा, 25 सेंटीग्रेड ताप पर ही क्या हो जाएगा, जल का मतलब जल क्या होगा, भाप बनने लगेगा। अब बताइए जब तापमान 25 सेंटीग्रेड ताप पर ही भाप बनने लगेगा तो चावल को उतना उष्मा मिल नहीं पाएगा, क्योंकि अगर चावल को उतना उष्मा नहीं मिल पाएगा तो जल्दी पक नहीं पाएगा। तो जब आप ऊपर जाते हैं तो इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। क्वथनांक कम होने का मतलब है कि इसका जो
मतलब वह ताप घट जाता है, 100 से कितना हो जाता है, कुछ कम हो जाता है। मान लीजिए 100 से कितना हो गया, 25 हो गया। तो जब ऊपर जाते हैं, है ना, पहाड़ों की मतलब ऊंचाई पर जाते हैं तो क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है। क्यों? क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। देखिए वायुमंडल भी हम ऊपर क्या करता है, एक दाब डालता है, सभी वस्तुओं पर वायुमंडल द्वारा दाब डाला जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं दाब क्या होता है, कम होता जाता है, और जैसे जैसे नीचे आते हैं दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अगर आप समुद्र के तल पर चावल को पका रहे हैं, ठीक है, तो चावल जल्दी पक जाएगा। अगर आप ऊंचाई पर जाकर चावल पकाएंगे तो चावल कम पकेगा। रीजन सिर्फ एक ही है, जब ऊंचाई पे जाएंगे तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा। और जब मतलब नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना मतलब क्या होगा, जल्दी पक जाएगा, और क्वथनांक घटेगा तो खाना जल्दी नहीं पकेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चावल पकाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान कहाँ होगा, जल्दी पक जाएगा, तो याद रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चावल क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। जितना ऊपर जाएंगे आप उतना जल्दी चावल पक जाएगा। समुद्र की गहराई पर सबसे सॉरी 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 दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। तो याद रखिएगा, हाँ, माउंट एवरेस्ट पे जो है चावल पकाने में अधिक समय लगेगा, क्योंकि उसका क्वथनांक क्या होता है, घट जाता है, जिससे बहुत ही कम ताप पर ही वाष्प बदलने लगता है, वाष्प में बदला जाता है, ठीक है। और जो पानी का तापमान बढ़ नहीं पाता, जिससे चावल जल्दी से नहीं पक पाता है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन पे जो प्रतिक्रिया नहीं करता है उसको आप क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात हम समझे, आयोडीन की बात करें तो आयोडीन जो है इसका संकेत क्या होता है, आई होता है। और इसके कमी से एक रोग होता है, गायटर रोग, ठीक है। जो गायटर ग्रंथि होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती हैं, ठीक है, ये बढ़ जाती हैं, ठीक है। यानी एक थायरैक्सिन मतलब हार्मोन्स का क्या करता है, स्राव करता है, जिसके कारण आपके गले पर मतलब गला जो होता है मोटा हो जाता है। तो यह किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। आयोडीन एकमात्र जो दोस्तों ऐसा, देखिए यहाँ पर आयोडीन की अगर बात करें तो ये आयोडीन को नमक में पाया जाता है, क्योंकि नमक में पाया जाता है, मिलाया जाता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से याद रखिएगा क्या होता है, घेघा रोग होता है। इसको गायटर जो ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, उसे घेघा रोग बोलते हैं, ठीक है। बात करें क्लोरीन का तो इसका संकेत Cl होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। क्लोरीन जो होता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्लोरीन जो है, ठीक है, क्लोरीन फूलों के रंग को कौन से गैस उड़ा देती है। तो जो फूलों का रंग होता है वह क्लोरीन गैस करती है, क्या करती है, उड़ा देती है, ठीक है। फूल जो होते हैं उनके रंग को अगर क्लोरीन गैस डाल दिया जाए तो उनके रंग क्या होता है, उड़ जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन जो होता है यह क्या करता है, आपको पता है जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं उनके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या है ना, अक्रिय गैस है, ठीक है, उतना अक्रिय गैस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उतना क्रियाशील गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो होता है चिप्स के पैकेट में डाल दिया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण करने का मतलब क्या है कि अगर कोई पदार्थ है वह नमी पा जाता है, ठीक है, नमी और वायु की पा जाता है, तो वह क्या होता है कि ऑक्सीकरण हो जाता है उसका, जिससे वह सामान क्या होता है, खराब हो जाता है, ठीक है। जिसे आप बोलते हैं विकृत गंधिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। यानी किसी पदार्थ, जैसे आपका जो खाना होता है ना, खाना कुछ टाइम बाद खाना, कुछ समय बाद खाना क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें गंध आ जाते हैं, तो वह क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना होगा। तो देखिए हीलियम जो है यह क्या है, एक अक्रिय गैस है, और जब हीलियम अक्रिय गैस है तो आपको पता है कि अक्रिय गैसें वे होती हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। तो हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है, तो जाहिर सी बात है हीलियम कभी ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्या किसी भी से क्रिया नहीं करेगा, और जब ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा तो ये आपका जगह राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, डी हो गया। आपसे पूछा था गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो याद रखिएगा जो गुब्बारे होते हैं वह हीलियम गैस से भरी जाती है, क्योंकि जो हीलियम गैस है उसका जो मतलब परमाणु भार है वो क्या है, बहुत कम होता है, ठीक है, जिससे वह आसानी से ऊपर की तरफ उठ जाता है, ठीक है। हवा से क्या होता है, उसका कम होता है, ठीक है। यहाँ तक जो वायुयान के टायर होते हैं उसमें भी कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस ही भरी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, नैप्थलीन का मुख्य स्रोत है। देखिए नैप्थलीन क्या है, एक कार्बन का ही एक बहुलक होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, कोलतार है, ठीक है। कोलतार जो है ये नैप्थलीन का एक मुख्य स्रोत है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, कभी भी कहीं से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है कैसे। देखिए शुद्धिकरण की कई विधियां हैं, ठीक है। किसी चीज़ को शुद्धिकरण करने की कई विधियां हैं। तो जैसे आसवन आसवन जो विधि है दोस्तों, इसमें क्या होता है, आसवन विधि में क्या होता है कि अगर कोई द्रव है, इसमें कोई ठोस वस्तु घुल गई है, मिल गई है, जैसे मान लीजिए द्रव में है, उसमें नमक मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं कि द्रव को गर्म कर दीजिए। जैसे आप कोई पानी है, उसमें आप नमक डाल दीजिए, फिर उसको नमक उसमें घुल जाएगा। जब नमक घुल जाएगा तो क्या करेंगे, आप उसको निकालने के लिए क्या कर देंगे, निकाल तो पाएंगे नहीं जब घुल गया, तो उसके लिए आप आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। अब आसवन विधि क्या है, तो आप उस द्रव को गर्म करेंगे। जब द्रव क्या होगा, वाष्प बनेगा, तो वाष्प बन करके निकल जाएगा। जो बाकी नमक होगा वो आपका बर्तन में क्या होगा, शेष बच जाएगा। अब कहेंगे कि जो वाष्प है उसको आप इकट्ठा करेंगे, और जब उसमें आप संघनन की क्रिया कराएंगे, मतलब उसका टेम्परेचर कम करेंगे, उसको फ्रीज में रखेंगे, तो वह क्या बन जाएगा, फिर द्रव बन जाएगा। इस तरह से उसमें से द्रव की अशुद्धियाँ दूर कर जा सकती है, ठीक है। बात करें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटन हो जाएगा, ठीक है। विद्युत अपघटन द्वारा क्या किया जाता है कि एल्युमिनियम की जो है शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, विद्युत अपघटन क्या है तो समझिएगा। विद्युत अपघटन क्या होता, क्या है, आप कोई विद्युत वैद्युत अपघट्य है, वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, किसी पदार्थ किसी तत्व का जो विलयन होता है, ठीक है, या तो आपका क्लोराइड विलयन हो या तो सल्फेट विलयन हो, मतलब किसी तत्व का जो विलयन है, ठीक है, उसमें आप क्या करते हैं, दो छड़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक छड़ क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, एक छड़ क्या कहलाता है, कैथोड। जब इसमें आप धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो विलयन होता है उसका क्या होता है, आयनन होने लगता है, ठीक है, वह अपने आयनों में वियोजित होने लगता है, जिससे जो धनावेश होता है वह कहाँ चलाता है, एनोड, जो रीड कैथोड पे, और जो ऋणावेश होता है वो कहाँ चलाता है, एनोड पर। एनोड जो होता है वो धनाशित मतलब एनोड को धन ध्रुव को दिखाता है, और कैथोड क्या, ऋण ध्रुव को दिखाता है, ठीक है। तो ये होता है विद्युत अपघटन। एक अच्छा टॉपिक ही है, इसमें अब कभी इस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्या है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। तो आपको पता है जो सूर्य होता है दोस्तों, ठीक है, तो सूर्य में सूर्य जो है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, सूर्य ही कहेंगे, ठीक है। सूर्य जो होता है दोस्तों, ठीक है, सूर्य जो होता है इसके पास ऊर्जा जो होता है वह नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब दो नाभिक आपस में मिलते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। देखिए जब दो छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। एक जैसे मान लीजिए छोटा छोटा नाभिक है, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो फिर क्या है, एक बड़ा नाभिक मिल जाएगा, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन बोलते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन ठीक इसके उल्टा होता है। एक बड़ा नाभिक जब टूट करके दो छोटे छोटे नाभिक में विभक्त होते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछाता है कि सूर्य का जो ऊर्जा होता है वो किसके कारण बना रहता है। तो याद रखिएगा, सूर्य का जो ऊर्जा होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा बना होता है। अब कहेंगे इससे ऊर्जा कैसे मिलता है, तो देखिए दोस्तों ये अच्छा एक टॉपिक ही है। जब नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जब दो पदार्थ क्या होते हैं आपस में मिलते हैं, तो मिलने से क्या होता है कि इनका जो एक परमाणु जो पदार्थ नया पदार्थ बनता है, ठीक है, इसका जो भार होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके जो भार है, इसके वास्तविक भार में क्या आती है, कमी आती है। एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं, जैसे ये 2 है और एक कितना है, 3 है, तो इसका कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन रियल में 5 नहीं होता है, यह 4 पॉइंट कुछ करके होता है। कितना होता है, 4 पॉइंट कुछ करके होता है। यानी जो भी चीज़ें, इसको बोलते हैं द्रव्यमान क्षति, यानी इसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आ जाता है। और जब इसके द्रव्यमान में कुछ ना कुछ कमी आता है, तो जो न्यूटन जो सापेक्षता का सिद्धांत है, आइंस्टीन का जो सापेक्षता का सिद्धांत है, E बराबर mc², तो इस फार्मूले से क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है, ठीक है, इस फार्मूले से। अब सोचिएगा यहाँ पर आप इसको 0.03 ही रख लें और गुणे क्या कर दें c²,
ठीक है। सी स्क्वायर मतलब 3 × 10 पे पावर 8 का स्क्वायर करें। सी मतलब प्रकाश का चाल। अब सोचिए आपका कितना जूल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से द्रव्यमान छत के कारण क्या होता है, उसका ऊर्जा मतलब जब दो नाभिक मिलते हैं तो उसमें द्रव्यमान में क्या होती है, क्षति होती है, तो इसके कारण क्या होता है, ऊर्जा निकलता है। तो इस तरह से सूर्य का ऊर्जा क्या होता है, हमेशा बना रहता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा तत्व होता है वह हीलियम ही मिलता है। कौन मिलता है, हीलियम। ठीक है, देखिए यहाँ पर हीलियम जो हो गया, नियान जो हो गया, देखिए हीलियम का जो परमाणु क्रमांक है 2 होता है, नियान का 9 होता है, और आर्गन का 18 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें नियान, नियान और हीलियम और आर्गन, ये तीनों जो आपस ये क्या है, अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें वही गैसें होती हैं जो किसी अन्य गैस से क्रिया नहीं करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस। आवर्त सारणी में इसको आप जिसमें रखा गया है उसको बोलते हैं शून्य वर्ग। आवर्त सारणी में इसको किस वर्ग में रखा गया है, तो शून्य वर्ग में रखा गया है अक्रिय गैसों को। ठीक है, तो ये क्या है, अक्रिय गैस है। ऑक्सीजन जो है आपको पता है यह अक्रिय गैस नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, अब अक्रिय गैस होते कैसे हैं, पता कैसे करेंगे, देखिए मतलब जिनका जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो जिनका जो क्या होगा, कोष होता है वो पूर्णतः क्या होता है, भरा होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एक निर्जलीकरण होता है, मतलब ठोस क्या होता है, इसमें कोई जल की एक भी मात्रा नहीं होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, इसमें जल की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक क्या है, कौन से गैस बोलते हैं उसको, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो गया, ये सब कौन सी गैस है भाई, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्न से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है, तो देखिए वायुमंडल में कौन सी गैसें नहीं पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में जो सबसे पहली बात क्या क्या होते हैं, इसको प्रचुर मात्रा में देखते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, 78% होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन कितना होता है, 21% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। शेष जो होते हैं आपके अक्रिय गैस और जलवाष्प होते हैं। शेष क्या बच गए, वो बच गए अक्रिय गैस और जलवाष्प। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा नहीं होगा। आपको पता है नाइट्रोजन है कितना, 78%। फिर आप देखिए हीलियम, ये क्या है, अक्रिय गैस है, तो बिल्कुल वायुमंडल में होगा ही। क्लोरीन जो है यह आपका वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो इसमें याद रखिएगा जो राइट आंसर का हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है, तो जो इम्यूनोलॉजी का जनक है उसे हम जो लुई पास्चर है। ठीक है, लुई पास्चर जो है ये क्या है, इम्यूनोलॉजी का जनक। अब ये इम्यूनोलॉजी क्या है समझिएगा, इम्यूनिटी आप समझ रहे हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो इसी से बना है क्या, इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो इसके जनक कौन है, लुई पास्चर है। लुई पास्चर ने एक टीके का खोज किया था जिसका नाम है रेबीज। ठीक है, रेबीज के टीके का खोज किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट कोच, इन्होंने क्या किया था, टीबी के टीके का खोज किया था। किसने, रॉबर्ट कोच ने टीबी के टीके का खोज किया था। लैंडिस्टर ने क्या किया था, तो इन्होंने एंटीजन का खोज किया था। एंटीजन का खोज किसने किया था, लैंडिस्टर ने। एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने अब पेंसिलिन की खोज की थी। ठीक है, किसका, नहीं, पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, इसको एडवर्ड जेनर ने याद नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और अगर बात करें पोलियो का टीका खोज किसने किया था, तो जॉन साल्क ने क्या किया था, पोलियो के टीका खोज किया था। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था, जॉन साल्क ने, जॉन साल्क ने। ठीक है, और अगर बात करें इंसुलिन की खोज किसने की, तो विलियम बेंटिक ने क्या किया था, इंसुलिन का खोज किया था, विलियम बेंटिक ने। ठीक है,
तो इसको भी आप याद रखेंगे। पिनकस, इन्होंने क्या किया था, गर्भ निरोधक गोली का खोज किसने किया था, पिनकस ने किया था सबसे पहले गर्भ निरोधक गोली का खोज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कभी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अच्छा एक और होता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो लिवियन हाक ने, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। लिवियन हाक ने क्या किया था, लिवियन हाक ने किया था बैक्टीरिया की खोज। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर मच्छर द्वारा संचालित नहीं है, मतलब कौन से रोग जो हैं जो टाइगर मच्छर है ना के द्वारा संचालित नहीं है, तो याद रखिएगा डेंगू जो है ये भी नहीं है, पीत ज्वर ये भी नहीं है, ये जो जापानी इंसेफ्लाइटिस है ये जो है किसके द्वारा संचालित है, ये संचालित है किसके द्वारा, टाइगर मच्छर द्वारा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चल आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझते हैं दोस्तों। कृत्रिम इंसुलिन के जो आविष्कारक कौन थे, तो याद रखिएगा जो बैटिंग और बेस्ट हैं, अभी हमने बताया ना, यह किसके आविष्कारक है, कृत्रिम इंसुलिन के आविष्कारक हैं बैटिंग और ब्रेक। ठीक है, आगे चलते हैं अगला देखते हैं। अच्छा, टेलीविजन का आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किस प्रकार के शराब के पीने से रोगी की मृत्यु हो जाती है, तो याद रखिएगा जो मिथाइल अल्कोहल है इस शराब को पीने से क्या हो सकता है, रोगी का जो है मृत्यु हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है सूर्य के प्रकाश में कौन से विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन डी पाई जाती है, और विटामिन डी की कमी से जो होता है रोग हो जाता है दोस्तों, वह रिकेट से होता है। क्या होता है, रिकेट से होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और रिकेट में क्या होता है दोस्तों कि जो क्या होती हैं, अस्थियां जो है हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और कमज़ोर भी हो जाती हैं रिकेट्स में। ठीक है, एक रात्रि में अंधेपन का क्या कारण है, तो इसको बोलते हैं रतौंधी। रात के समय में दिखता नहीं है। ठीक है, तो ये रतौंधी होता है, और रतौंधी में किसके कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और बता दें कि विटामिन डी की कमी से आपको पता है रिकेट्स होता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होता है, एक रोग होता है मेरस्मस। ठीक है, मेरस्मस, इसमें क्या होता है, मेरस्मस में मेरस्मस। ठीक है, इस रोग में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, जो मतलब बच्चा होता है, ठीक है, ये एकदम उस दुबला हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, दुबला हो जाता है, और उसकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, और उसका जो शक्ल है वो बूढ़े के जैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो ये होता है मेरस्मस, जो प्रोटीन की कमी से स्पेशली होती है। ठीक है, याद रखेंगे। जो ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है दोस्तों, सबसे अधिक अच्छा स्रोत है वह वसा है, और वसा को हम अपने शरीर में संचित करके इसका बाद में प्रयोग भी कर लेते हैं। ठीक है, वैसे कार्बोहाइड्रेट भी क्या है, वसा का अच्छा स्रोत है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से दोगुना क्या है, वसा जो ऊर्जा मिलता है किससे मिलता है, वसा से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। बाकी अब बात करें विटामिन के जो होता है, विटामिन ई जो है, विटामिन ई की कमी से क्या होती है, ये बांझेपन जो होता है ना, बांझेपन, ये विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। विटामिन जो आपका के है, विटामिन के से क्या होता है भाई, तो विटामिन के से जो होता है, ठीक है, विटामिन के की कमी से क्या होता, अगर के नहीं होता है तो आपका जो रक्त है उसका थक्का नहीं बनता है, और जब रक्त का थक्का नहीं बनता है तो आपके अंदर से बहुत सारे ब्लड क्या होते हैं, निकल जाते हैं, जिससे आपके अंदर जो ब्लड की क्या होती है, कमी हो सकती है। तो विटामिन के किसके कारण होता है दोस्तों, विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।